गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम अपनी लेक्चर सीरीज का आपका 6 वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये है आपका लेक्चर 3.5। लेक्चर 3.5 और इस लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका करंट इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या अगर आप चाहे तो इसे कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिएगा करंट इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो लेट सपोज इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास L लेंथ का एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने बैटरी की हेल्प से V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रखा है, तो जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो क्या होगा आपका E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इस तरह से हमारा कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है, L। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है आपका A। आप क्या करते हैं, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। तो आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो आपका लेफ्ट टू राइट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। सो आप जानते हैं अगर आपने एक L वायर के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा E इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन L। आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो वायर है उस वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, स्मॉल n। तो आप जानते हैं जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वायर में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर, तो ये कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी n इंटू AL। लेट सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 थी। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे जो टोटल चार्ज है Q, वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू AL इंटू E। करंट कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका NEAL अपॉन T। अगर आप इसे रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा NEAL अपॉन T। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, T क्या है, इलेक्ट्रॉन को उस लेंथ को क्रॉस करने में लगा समय। तो आप जानते हैं L अपॉन T क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। तो जहाँ पे यहाँ L अपॉन T लिखा गया है उसकी जगह पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिख सकते हैं। तो आपका I इज इक्वल टू हो जाएगा NEAVD। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन हम आगे यूज करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों ने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सो अगर हम आगे बढ़ें तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ।
डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो उसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ बेसिकली आप ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए कैसे करें। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब एक पोटेंशियल डिफरेंस V आप किसी वायर के लेंथ L के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से ट्रेवल करते हैं। अभी इनसे अर्लियर जो हमने डेरिवेशन किए थे, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के लिए आपका एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, और वो था आपका VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M। सो इस सिचुएशन में लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी लेक्चर में इससे कुछ देर पहले अभी हमने आपका I यानी करंट फाइंड आउट किया था इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो था आपका I इक्वल टू NEAVD। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 का यूज कीजिए और इक्वेशन 2 में VD की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कीजिए, तो आपके पास होगा I इज इक्वल टू NEA, VD की जगह आप लिख सकते हैं E टाउ अपॉन M। इसे रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका NE स्क्वायर टाउ, NE इंटू E कितना हो जाएगा E स्क्वायर टाउ, NE स्क्वायर टाउ AE अपॉन M। आप जानते हैं E को आप क्या लिख सकते हैं V अपॉन L। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका AV अपॉन L, तो नीचे कितना आ जाएगा ML। अब देखिएगा V और I को एक साथ अरेंज कीजिए, दूसरी टर्म दूसरी ओर ले जाइए, तो ये आ जाएगा आपका V अपॉन I इधर ले आए, बाकी टर्म दूसरी जगह भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। और यहाँ से आप देखते हैं V अपॉन I क्या होता है R, सो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ही आपका क्या है ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। आई होप आपने इसे उतार लिया होगा, जल्दी उतारिए स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, इसे आप कैसे करेंगे, देखिएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो किस तरह से करोगे, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं, आपने इसी लेक्चर सीरीज में जो आपकी थर्ड लेक्चर सीरीज चल रही है, इसी में आपने प्रूफ किया है कि R इज इक्वल टू, यानी रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना है रो L अपॉन A। इससे जस्ट पहले जो आपने डेरिवेशन प्रूफ किया था उसमें आपने लिखा था, लेट्स सपोज ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे जस्ट पहले जो आपने डेरिवेशन प्रूफ किया था उसमें आपने लिखा था R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। इक्वेशन नंबर 2। बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं
तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दिख रहा है आपको, आपका रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रो। और आप जानते हो रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू तो 1 अपॉन सिग्मा। तो यहां से सिग्मा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो आपने क्या किया, आपने रो यानी रेजिस्टिविटी और उसके साथ साथ कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी तक आपने कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया आपने, आपने कैलकुलेट किया रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। ये हम पहले भी एक बार ड्राइव कर चुके हैं। ये एक और मेथड है जिससे आप ड्राइव कर सकते हैं। आप जानते हैं आंसर आता है आपका जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, और वही हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। सो कैसे प्रूफ करें देखिएगा। सो जो आपका टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। तो देखिए, जब आप रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करें। आप जानते हैं अभी आपने कैलकुलेट किया है वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसको इनिशियली स्केलर फॉर्म में ही कैलकुलेट कीजिए और फाइनली वेक्टर साइन अप्लाई कर लीजिए। तो देखिएगा वी डी इज इक्वल टू कितना है आपका, आप जानते हैं वी नो दैट वी हैव वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल टाउ अपॉन एम। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जे इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई अपॉन ए। यहां से आप आई की वैल्यू रख लीजिए। आई कितना है आपका एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाय ए। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका एन ई वी डी। तो ये आ जाएगा आपका एन ई वी डी की वैल्यू रख लीजिए। तो ये आ जाएगा ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। यहाँ टर्म को जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। जे इज इक्वल टू दिस थिंग। बट आप जानते हो ब्रैकेट में जो ये टर्म आया है आपका एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यही क्या है आपका सिग्मा। तो इसे आप लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अभी तक उतार लिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल आपके टॉपिक्स हैं। पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं क्या है देखिएगा। द फर्स्ट वन है आपका कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिएगा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। देखिए अगर आपको सिंगल लाइन में स्टेटमेंट या सिंगल लाइन में अगर आपको आंसर देना हो तो आंसर बड़ा सिंपल सा है कि द कोलिजन आर द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस।
जब इलेक्ट्रॉन आपका वायर में मूव करता है तो वो कंटिन्यूसली अपने जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ कोलाइड करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूसली एक्सेलरेट नहीं हो पाता। इस फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो अपोज किया जाता है, और दिस अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यही क्या है आपका कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, अगर आपका ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप लिखेंगे द कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, एंड सिंपली आप लिख लीजिए द कोलिजन्स आर द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स कंटिन्यूसली कोलाइड विथ इट्स आयन on its way. You can say that the motion of electron is opposed by these frequent collision, and this opposition to the flow of electron is known as the resistance. Basically resistance क्या है आपका? रेजिस्टेंस है आपका किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल से फ्लो होने वाले करंट का जो अपोज किया जाता है, उसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि चार्ज कैरियर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोज हो रहा है, या दूसरे शब्दों में आप कहें करंट के फ्लो में जो अपोज हो रहा है, उसी को आप क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो भाई जो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है, वंस अगेन अगर सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप कहेंगे कोलिजन्स आर द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड है आपका कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, देखिए आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक्चुअली वो आपका जो स्नेल है उसकी स्पीड के अप्रॉक्सीमेटली होती है, और बेसिकली ये आपका 1 मिलीमीटर पर सेकंड है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट लो एज 1 मिलीमीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये रेज करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इतनी स्लो स्पीड से मूव कर रहा है तो हमारे स्विच ऑन करते ही हमारा जो लाइट है वो ग्लो करने लगती है, कैसे? देखिए इस चीज को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन आर एवरीवेयर इन द सर्किट। ऐसा नहीं है कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और आपके बल्ब में पहुंचता है, नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से उसे इतना पार्ट ट्रेवल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आर एवरीवेयर। एज सुन एज यू स्विच ऑन द सर्किट, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप थ्रू आउट द सर्किट विद द स्पीड ऑफ लाइट, approximately with the speed of light, and electron start flowing instantaneously. So this is the reason of instantaneous current. तो यही आपका क्या है? instantaneous current का रीजन है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, सुनिएगा इसे ध्यान से, कि although the drift velocity of electron is very small as 1 millimeter per second, but as soon as you switch on the circuit, your bulb will glow up. The reason is that electron is not flowing from switch to bulb when you switch on the circuit. Actually electron are present everywhere and they are moving randomly with their thermal velocities. As this random motion is completely random, so there is no current. As soon as you set up an external electric field, electrons start moving in the opposite direction of electric field. As a result current flow instantaneously. बात समझ में आ गई होगी आपका। जो थर्ड पॉइंट है इसमें देखिएगा, ये भी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट है, हाई रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। या आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये आपका। हाई रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, या इस पर्टिकुलर केस में जो आपको एग्जांपल दिया गया है वो है आपका नाइक्रोम का। देखिए नाइक्रोम का जो मेन कंपोनेंट है वो है आपका निकिल और क्रोमियम। तो इसमें जब आप नाइक्रोम से वायर कंडक्ट करते हैं, एक्चुअली नाइक्रोम हो गया आपका, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, या आपका मैग्नीन हो गया, इन वायर्स का आप यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करने में।
बेसिकली अलॉय को इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि इनका रेजिस्टेंस आपका जो इनके प्योर कंपोनेंट मटेरियल है उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। रीज़न ये है इसका कि अगर आप बात करें नाइक्रोम की, तो उसमें क्या है आपका Ni++ है और दूसरा आपका Cr+++ है, तो इसमें Ni++ है और Cr++ आयंस है। तो इन आयंस में आप देख रहे हैं कि इन आयंस का जो साइज है वो डिफरेंट है, इन आयंस का जो चार्ज है वो डिफरेंट है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो फील्ड एक्सपीरियंस करता है वो काफ़ी इर्रेगुलर होता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जब इस इर्रेगुलर फील्ड या इस इर्रेगुलर मीडियम से, इस रैंडम मीडियम से पास होता है, तो वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपने नेबरिंग आयंस के साथ कोलाइड करता है, या दूसरे शब्दों में कहें डिफ्लेक्ट होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस बढ़ता है, और दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इस वजह से आपका रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों जो थ्योरेटिकल टॉपिक आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर बताए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।